नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जिज्ञासा में। एक सप्ताह के लंबे गैप के बाद आज हम फिर मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में वर्ड रिकॉग्निशन पर। हमने बात की थी व्हाई वर्ड रिकॉग्निशन मैटर्स इन अर्ली लैंग्वेज लर्निंग, कि वर्ड रिकॉग्निशन का प्रारंभिक लैंग्वेज लर्निंग में योगदान क्या है, महत्व क्या है, इस पे हमने बातचीत कर ली। आज हम जो बातचीत करने वाले हैं वो हमारी बातचीत होने वाली है व्हाई वर्ड रिकॉग्निशन इज क्रूशियल स्पेशली इन सेकेंड लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट, कि वर्ड रिकॉग्निशन महत्वपूर्ण क्यों है, और महत्वपूर्ण भी तब जब हम विशेषतया बात कर रहे हों द्वितीय भाषा के अध्ययन की। तो पहला यहाँ जो पॉइंट दिया गया है वो है इंग्लिश इज इरेगुलर एंड कॉम्प्लेक्स। अब एज अ लैंग्वेज हम बात कर रहे हैं कि भाई जब अंग्रेजी की हम एज अ लैंग्वेज बात करते हैं तो हम पाते हैं कि अंग्रेजी जो है वो बहुत सामान्य भाषा नहीं है, ये काफ़ी रेगुलर है। यानी एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग मिलेगा, इस आधार पे इरेगुलर है। और बड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, इसलिए ये समस्या आनी स्वाभाविक है कि अगर वर्ड रिकॉग्निशन की स्थिति ठीक नहीं है तो उस भाषा में आप एक अच्छी पकड़ नहीं बना पाएंगे। अनलाइक लैंग्वेज लाइक हिंदी और कन्नड़ा, इंग्लिश हैज मैनी एक्सेप्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेप्शंस मीन्स होता है अपवाद। एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद। अगर आप हिंदी या कन्नड़ा की बात करें उसके सापेक्ष अंग्रेजी में अपवादों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा अपवाद होते हैं। और किसी भी भाषा में, किसी भी कॉन्सेप्ट में जब आपको बहुत ज्यादा अपवाद मिलेंगे तो निश्चित सी बात है कि आपके कंफ्यूजन्स बहुत बढ़ जाएंगे। कंफ्यूजन्स कैसे बढ़ जाएंगे? जैसे आप इस शब्द को देखें और इस शब्द को देखें। अब एक बच्चा जो अभी प्रारंभिक स्थिति में है, वर्ड रिकॉग्निशन वाली स्थिति में है, उससे अगर इसको पढ़वाएंगे तो वो पढ़ेगा नॉट, और इसको पढ़वाएंगे तो वो पढ़ेगा नॉट। लेकिन जब उसे आप ये बताएंगे कि नहीं बेटा ये भी नॉट है, ये भी नॉट है, तो उसके दिमाग में ढेर सारा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक, उसे आप नॉलेज की स्पेलिंग ऐसे बताएंगे तो उसके दिमाग में कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो एक्सेप्शंस बहुत हैं, एक्सेप्शंस के कारण कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। इसलिए भी अंग्रेजी सीखते समय वर्ड रिकॉग्निशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक कारण ये है, ठीक है। एग्जांपल्स दिए गए हैं। 1 बिगिंस विद W नॉट O, यानी ये O जो है इसका उच्चारण अ होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब उच्चारण करते हैं तो वो W यानी व से स्टार्ट होता है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स लर्नर्स में फील कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड। जब तक एक लर्नर इसके पैटर्न को नहीं सही से समझेगा तब तक या तो वो कंफ्यूज फील करेगा, अपने आप को कंफ्यूज फील करेगा, या फिर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। तो बहुत आवश्यक हो जाता है सेकेंड लैंग्वेज में, विशेषतया जब आप अंग्रेजी की बात करते हैं, कि पैटर्न्स को बहुत कायदे से समझा जाए। अगर पैटर्न्स को प्रॉपरली नहीं समझा जाएगा तो ये गलती होने के चांसेस क्लियर ही रहेंगे कि गलती होगी गलती होगी। कंफ्यूज्ड होगा बच्चा, कंफ्यूज्ड होने के बाद फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, और फिर उसकी लैंग्वेज लर्निंग में उसको जो आनंद आ रहा है, उसको जो मजा आ रहा है लैंग्वेज लर्निंग में, वो आना बंद हो जाएगा। और जब उसको आनंद आना बंद हो जाएगा तो निश्चित सी बात है कि उसके लिए वह कार्य फोर्सफुल हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि उससे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, और आपको पता है कि जबरदस्ती करवाए गए कार्य उतने बेहतर ढंग से हो नहीं पाते, ठीक है। आगे आइए। सिमिलर लुकिंग लेटर्स कॉज कंफ्यूजन। जनरली आप छोटी क्लासेस में अगर पढ़ाते हैं और अभी आप बच्चे को लेटर राइटिंग सिखा रहे हैं, लिखना सिखा रहे हैं, लेटर्स को लिखना सिखा रहे हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसे लेटर्स हैं इंग्लिश में जो कि लगभग सेम जैसे दिखते हैं। जनरली बहुत सारे बच्चे, मैंने बड़े बच्चों को ये गलतियां करते देखा है कि बी और डी के बीच में वो कंफ्यूज रहते हैं बहुत बार।
वो बी और डी के बीच में कंफ्यूजन रहते हैं। कई बार वो डॉग लिखने वाले होते हैं, अक्षर इस तरह का हो जाता है, ठीक है। कई बार वो बैट लिखने वाले होते हैं, अक्षर इस तरह का हो जाता है। यानी बी की जगह पे डी और डी की जगह पे बी में वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। प्रिंटेड मटेरियल्स में पी और क्यू के बीच में ठीक ठाक कंफ्यूजन होता है। पी और क्यू ये दोनों भी एक जैसे दिखते हैं, इनमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि केवल जरा सा पैटर्न बदला है, जरा सी चीजों में परिवर्तन हुआ है और उनका उच्चारण और उनका अर्थ वो सारी चीजें अलग हो रही हैं। तो इन चीजों को लेकर के दो बड़ी समस्याएं हैं। एक तो अंग्रेजी कैसी है, बहुत ही इरेगुलर है और कॉम्प्लेक्स है। दूसरा क्या है, इसके जो लेटर्स हैं वो सिमिलर लुकिंग हैं। कई लेटर्स ऐसे हैं जो सिमिलर लुकिंग है और ये क्या करते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। यंग लर्नर्स ऑफन मिक्स अप लेटर्स, जो छोटे बच्चे हैं, छोटे सीखने वाले बच्चे हैं, वो लेटर्स को मिक्सअप कर देते हैं, मिला देते हैं एक दूसरे से। खासकर कहां समस्या आती है, बी और डी में, पी और क्यू में, स्पेशली व्हेन दे लैक। और ये कब होता है, जब उनमें कमी होती है, काहे की प्रायर एक्सपोजर टू प्रिंटेड इंग्लिश। सबसे बड़ी समस्या कब आएगी भाई, जब एक्सपोजर की कमी होगी। और एक्सपोजर काहे का होगा, एक्सपोजर काहे का, प्रिंटेड इंग्लिश का। बहुत ज्यादा प्रिंट मटेरियल्स अगर उनको नहीं मिलेंगे, अगर उनकी स्टडी में प्रिंट मटेरियल्स की कमी रहेगी, तो निश्चित है कि वो ये गलती करेंगे। और हम लोग जब अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं तो इस तरह की बहुत सारी समस्याओं को हम फेस करते हैं। स्पेशली अभी हमने दो बातों पे बात की कि अगर हम पैटर्न्स नहीं समझेंगे तो हम उच्चारण को लेकर कंफ्यूज रहेंगे कि के कब साइलेंट होना है, कब साइलेंट नहीं होना है। इस बात पे कंफ्यूज रहेंगे कि ये रन है, ये फन है, और ऐसे ही कहीं पे एफ का अर्थ, एफ का जो उच्चारण है वो फिर ऊ भी हो जाता है। यहां पे आ है, ये ऐसा क्यों हो जाता है। जैसे ये क्या लिखा है, हिंदी के सापेक्ष में पढ़ेंगे तो राम पढ़ेंगे, नहीं तो रैम पढ़ेंगे। अब ये बड़ी समस्या रहती है, अगर पैटर्न्स को नहीं समझा जाएगा तो ये दिक्कत रहेगी। तीसरी चीज यहां जो बताई गई है, लैक ऑफ होम सपोर्ट फॉर इंग्लिश लिटरेसी, ये बड़ी समस्या है। और ये दरअसल ऐसी समस्या नहीं है कि ये समस्या कोई जानबूझ के क्रिएट करता है। हम लोग ऐसे परिवारों में रहते हैं जहां पे हमारे जो गार्जियंस हैं वो मोस्टली इंग्लिश के प्रति उतने जागरूक नहीं है। एक तो जागरूकता नहीं है, दूसरा उन्होंने पहले से पढ़ी नहीं है। तो वो अगर अपने बच्चे को किसी तरह से सपोर्ट करना भी चाहते हैं तो भी वो प्रॉपरली उसको सपोर्ट नहीं कर पाते, ये बड़ी दिक्कत है। मैनी लर्नर्स इन इंडियन क्लासरूम्स ग्रो अप इन रिच ओरल ट्रेडिशंस इन देयर होम लैंग्वेजेस। बड़ी महत्वपूर्ण बात, ज्यादातर हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही रिच ट्रेडिशनल ओरल लैंग्वेज में डेवलप होते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं। बट डू नॉट सी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, लेकिन वो इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स नहीं देखते, बुक्स नहीं देखते, और साइंस एट होम या अंग्रेजी के कोई भी चिन्ह उन्हें घर पे देखने को नहीं मिलते। टीचर्स मस्ट एक्ट एज बोथ गाइड्स एंड ब्रिज टू द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश प्रिंट। और महत्वपूर्ण बात यह है कि फिर टीचर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक तो उसे काम करना पड़ता है गाइड के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, और एक ब्रिज और क्रिएट करना पड़ता है उसे होम लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज के बीच में। यानी सारी जिम्मेदारी जो थोड़ी बहुत घर की भी होनी चाहिए थी, परिवार की भी होनी चाहिए थी, एनवायरनमेंट की भी होनी चाहिए थी, वो सारी की सारी जिम्मेदारी आकर के गिर जाती है टीचर के ऊपर। ये एक और बड़ी समस्या है। तो अब हम जरा इन चीजों को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। और रिवीजन में क्या है कि अंग्रेजी में दरअसल समस्याएं आ क्यों रही हैं, इस चीज को जरा हम समझ लें। अंग्रेजी में समस्याएं आने के मेन कारण क्या है, इन चीजों को हम थोड़ा सा समझ लें। तो अंग्रेजी में समस्याएं आने के तीन मेन कारण हमने अभी देखे हैं। जरा हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यहां तक, ठीक। अब देखें, अंग्रेजी में हमने तीन मेन कारण देखे। पहला मेन कारण देखा है क्या, इंग्लिश जो है वो इरेगुलर है और कॉम्प्लेक्स है। पहली तो ये समस्या है कि इंग्लिश के साथ क्या है, ये ऐसी लैंग्वेज है जो काफी इरेगुलर है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। और समस्या सबसे बड़ी आती है कि हम पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर पाते। अगर हम प्रॉपरली पैटर्न्स को फॉलो कर लें तो इस समस्या से हमें निजात मिल सकता है। दूसरी समस्या जो इंग्लिश में है वो है लेटर्स के कंफ्यूजन की। लेटर्स की जो शेप है
लेटर्स का जो आकार है वो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है और ये कंफ्यूजन हमें परेशान करता है। और तीसरी जो समस्या हमें देखने को मिली है वो तीसरी समस्या है होम सपोर्ट, लैक ऑफ होम सपोर्ट। ठीक, अब तीन समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। पहली समस्या कि भाई अंग्रेजी है ऐसी, इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी इरेगुलर है, इसको सेम जगह पे अगर हम यूज करेंगे तो अलग अलग अर्थ निकलते हैं, अलग अलग उच्चारण निकलते हैं। फिर लेटर की सेप कहीं कहीं पे ऐसी है कि दो लेटर्स की सेप अप्रोक्सीमेट एक जैसी है, लगभग एक जैसी है, तो उस सेप को देख करके भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। फिर होम सपोर्ट तो कुछ होती नहीं है अंग्रेजी के मामले में, खासकर ग्रामीण अंचलों में। जो शहरी बच्चे हैं उनको अपने गार्जियन से, अभिभावकों से ठीक ठाक सपोर्ट मिलती है, लेकिन ग्रामीण बच्चों को ठीक ठाक सपोर्ट अपने गार्जियन से नहीं मिल पाती। अब बेचारों को जब सपोर्ट नहीं मिलती तो वो और ज्यादा सफर करते हैं। अब ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की बढ़ जाती है, टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो जो घर में उन्हें समस्या आ रही है उस समस्या का भी निदान करें, उस समस्या को भी देखें, तब जाकर के चीजें बेहतर हो पाएंगी। अब कुछ हम चीजें देख लेते हैं। रियल क्लासरूम सिनेरियो यहाँ पे दिया गया है। वास्तविक क्लासरूम का सिनेरियो क्या है जरा उसको देखें। ये ग्रेड 1 का है एक सिनेरियो। इसमें क्या है, सायरा है एक बच्ची, 6 ईयर ओल्ड इन मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का चित्र है कि भाई वेस्ट बंगाल में एक बच्ची है जिसका नाम है सायरा, और उसकी जो क्लासरूम है वो मल्टीलैंग्वेज है और 6 साल की बच्ची है। नोज द नेम्स ऑफ एनिमल्स इन इंग्लिश, और वो अंग्रेजी में एनिमल्स के नेम्स जानती है, जानवरों के नाम जानती है। बट व्हेन शी सीज द वर्ड कैट, लेकिन जब वो एक वर्ड देखती है दैट इज कैट, सी पोसेस, वो रुक जाती है। सी गेस, वो अंदाजा लगाती है, को टू हो, ऐसे करके वो पढ़ नहीं पा रही है भी प्रॉपरली उसको। वो नाम जानती है इंग्लिश में, वो जानती है कैट मीन्स दिस, काउ मीन्स दिस, डॉग मीन्स दिस, बट वो लिखा हुआ जब देखती है तो उसको प्रॉपरली नहीं पढ़ पाती। ये कक्षा 1 की लड़की का सिनेरियो दिया गया है। हर टीचर क्या करती है, हर टीचर रियलाइजेज, उसकी अध्यापिका महसूस करती है दैट व्हाइल सायरा कैन से द वर्ड कैट, जब सायरा कैट शब्द कहती है, सी हैज नॉट एट इंटरनलाइज्ड हाउ साउंड्स मेक वर्ड्स। अब वो इस तरह से कैट को पढ़ने का प्रयास करती है तो उसकी टीचर ये जान जाती है कि अभी सायरा ये नहीं सीख पाई है कि साउंड्स को मिला करके वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, साउंड्स को कलेक्ट करके, साउंड्स को इकट्ठा करके एक वर्ड का निर्माण कैसे किया जाता है, ये उसकी टीचर समझ जाती है कि ये कमी है। सी नीड्स सपोर्ट इन ब्लेंडिंग, रिपीटिशन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। अब सायरा को किन चीजों की नीड है, सायरा को 3 चीजें चाहिए। एक तो ब्लेंडिंग करना उसको सिखाना है, दूसरा रिपीटिशन करवा के उन शब्दों को बार बार कहलवा के उसको सिखाना है, और तीसरा सायरा को पैटर्न बताना है, उसको बताना है सायरा दिस इज कैट, सायरा दिस इज कैट, जस्ट लाइक दिस, दिस इज मैट, ठीक, दिस इज सेट। इस तरह से सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स को आप सिखा सकते हैं कक्षा 1 के बच्चे को। पैटर्न वाले आपने देखे होंगे कि आप एक बार बच्चे को बताएंगे रन, फिर बताएंगे फन, फिर बताएंगे गन, इस तरह से सेम। अब वो देखेगा कि इसको तो वो पढ़ रहा है, वो केवल आगे बदल रहा है, इतना इतना बदल रहा है, इस उच्चारण को बदल रहा है, और वो एक नया वर्ड पढ़ना सीख रहा है, एक नए वर्ड को रिकॉग्नाइज कर। ये ग्रेड 1 की एक रियल क्लासरूम सिनेरियो था। ठीक, अब दूसरा देखिए, वर्ड रिकॉग्निशन इन ग्रेड 1 मस्ट बिगिन विद ओरल फोनेमिक वर्क। अब ग्रेड 1 में ये अच्छा आपका एक प्रश्न बन सकता है कि ग्रेड 1 में वर्ड रिकॉग्निशन दरअसल स्टार्ट कहां से होता है, वर्ड रिकॉग्निशन की शुरुआत कहां से होती है। तो वर्ड रिकॉग्निशन की शुरुआत हो रही है ग्रेड 1 में कैसे, ओरल फोनेमिक वर्क से, मौखिक कार्य से, मौखिक फोनेमिक कार्य से, लेटर नेमिंग, लेटर के नेम से, एंड डिकोडेबल वर्ड्स, और ऐसे वर्ड्स से जिनको डिकोड किया जा सकता है, ड्रॉन फ्रॉम स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, और वो वर्ड्स लिए कहां से जाएंगे, उन स्टोरीज से जो आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, और उन सॉन्ग्स से
जो आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, वहां से वर्ड्स लिए जाएंगे। अब देखिए दूसरा एक और सिनेरियो दिया गया है, रियल क्लासरूम सिनेरियो क्लास थर्ड से। क्लास फर्स्ट की ये बात हो गई है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्लास थर्ड की। क्लास थर्ड की स्थिति को जरा देखें। क्लास थर्ड की स्थिति क्या है? A teacher introduces a shared reading text. टीचर क्या करता है? एक शेयर्ड रीडिंग टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस कराता है, उसका नाम है अ डे इन द पार्क, ठीक है। इट इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक मॉर्निंग। अब इस रीडिंग टेक्स्ट में कुछ शब्द हैं जैसे मॉर्निंग, स्विमिंग, सनशाइन। सम लर्नर्स इजिली डिकोड मॉर्निंग एंड सनशाइन। कुछ लर्नर ऐसे हैं जो बड़ी आसानी के साथ मॉर्निंग और सनशाइन को डिकोड कर पाते हैं। वाइल अदर्स स्टम्बल। स्टम्बल मीन्स होता है हकलाना, हड़बड़ा जाना, ठीक है। जबकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हड़बड़ा जाते हैं, जो कि इसको नहीं पढ़ पाते। अब ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए? हम असल में इसको पढ़ने के मूड में बैठे हैं। अब भैया एक बात और समझ लीजिए, अगर हम इसे इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम जो हैं वो स्टूडेंट हैं और हम सीख रहे हैं, तो मेरा मानना यह है, अब आपका क्या मानना है आप समझेंगे ज्यादा बेहतर। मेरा मानना यह है कि हमें इन चीजों को पढ़ने में होगी दिक्कत। हम इन चीजों को, अब हम लोग क्लास में तो पढ़ाते हैं, तो जो कुछ यहां दिया गया होगा वो निश्चित तौर पे हमारी क्लास में हमारे काम का है। अगर हम उपयोग नहीं करते हैं, जो कि गलत बात है, करना चाहिए। अगर हम उपयोग नहीं करते हैं तो हमें कर लेना चाहिए उसका उपयोग, और अगर कर रहे हैं तो फिर हमें ये इसमें से बहुत कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ग्रेड 3 में एक बच्चा है, वो रन फन गन इस तरह के शब्द तो पढ़ ही लेता है। अब उसको समस्या हो रही है कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को पढ़ने में, लाइक मॉर्निंग नहीं पढ़ पा रहा है बच्चा, वो सनशाइन नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है, वो सनशाइन नहीं पढ़ पा रहा है। अब आप क्या करें, आपके पास तरीका है कि इस पूरे वर्ड को दो भागों में अलग अलग विभाजित कर दें। सन अलग कर दें, साइन अलग कर दें, मोर अलग कर दें, निंग अलग कर दें, ठीक। अब ऐसे करके अलग अलग तो वो बोल पाएगा, अब स्टैमलिंग नहीं करेगा, अब नहीं अकलाएगा, अलग अलग बोल पाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, दोनों को पहले अलग अलग बोल पाए, जब वो इन्हें अलग अलग प्रॉपरली बोल दे तो बीच में जो वो गैप कर रहा है दोनों शब्दों को बोलने में, उस गैप को कम करवा दीजिए, दोनों पास आ जाएंगे। पहले वो बोलेगा शन शाइन, शन शाइन, फिर जल्दी बुलवा दो सन साइन, सन साइन, सन साइन, वो बोल लेगा। ये तरीका क्लास थर्ड में, ग्रेड थर्ड में कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को पढ़वाने में उपयोग किया जा सकता है। आगे शायद वही दिया गया होगा, देखो। द टीचर रियलाइजेज दीज लर्नर्स नो सिंपल सीबीसी वर्ड्स बैट मैट। टीचर को पता लग गया कि ये जो लर्नर्स हैं ये सिंपल वाले सीबीसी वर्ड्स को पहचान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जैसे बैट कैट मैट ऐसे रैट कुछ लिखा है इसको पढ़ लेते हैं, बट स्ट्रगल विद कंपाउंड और मल्टी सिलेबिक वर्ड्स, जिनमें एक से ज्यादा सिलेबल हैं, ऐसे वर्ड्स को पढ़ने में, या ऐसे वर्ड्स जो कंपाउंड हैं जिसमें कई चीजें जुड़ी हुई हैं, उनको पढ़ने में इनको दिक्कत हो रही है। द टीचर क्रिएट्स अ वर्ड बिल्डिंग स्टेशन विद पजल्स लाइक। तो वो एक वर्ड बिल्डिंग स्टेशन क्रिएट करता है, जैसे सन अलग लिखता है, साइन अलग लिखता है, फिर इकट्ठा करवाता है, स्विंग अलग लिखता है, इंग अलग लिखता है, फिर स्विंगिंग इकट्ठा करवाता है। तो इस तरह से वो एक एक्सरसाइज बच्चों से करवाता है। और जो कंपाउंड और मल्टी सिलेबिक वर्ड्स हैं, एक से ज्यादा सिलेबल हैं जिनमें, ठीक है, एक से ज्यादा सिलेबल हैं, उन एक से ज्यादा सिलेबल वाले वर्ड्स को वो अलग अलग तोड़वा करके फिर इकट्ठा करके पढ़वाता है, जिससे कि उसको काफी आसानी हो जाती है। इन ग्रेड थर्ड learners need support moving beyond basic phonics to recognizing familiar chunks, prefixes and compound words। अब कक्षा 3 के बच्चे को क्या चाहिए? कक्षा 3 का बच्चा सीवीसी वर्ड्स को जानता है, बैट मैट कैट रेट फैट ये सब कर लेगा वो, लेकिन अब उसको आवश्यकता क्या है कि है रिकॉग्नाइजिंग फैमिलियर चंक्स, यानी जो बार बार शब्द आ रहे हैं वो शब्द उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब उसको इज दिखे तो इसमें दिमाग ना लगाए कि आई और यस है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा। अब उसको वाज दिखे तो उसको दिमाग ना लगाना पड़े कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा। ये फैमिलियर चंक्स है, उसको देखे और पढ़ जाए, ठीक है। प्रीफिक्सेस के यूज वो समझ जाए कि थोड़ा प्रीफिक्स लग गया, सफिक्स लग गया, और कंपाउंड वर्ड्स कैसे होते हैं
इकट्ठा करके कैसे पढ़ा जाता है, इस चीज को वो समझ जाए तो वो बेहतर सीख पाएगा। अब हम एक और सिनेरियो देखेंगे और वो है ग्रेड 5th का। ठीक है, ग्रेड 5th का एक सिनेरियो है, जरा हम उसको देख लेते हैं। रियल क्लासरूम सिनेरियो ग्रेड 5th। हमने 1 का देख लिया, 3 का देख लिया और अब 5 का देख रहे हैं। इन ग्रेड 5 क्लासरूम, कक्षा 5 के क्लासरूम में चिल्ड्रन रीड अ शॉर्ट आर्टिकल, बच्चे एक छोटा आर्टिकल पढ़ते हैं अबाउट वाटर कंजर्वेशन। किस पे पढ़ते हैं? वाटर कंजर्वेशन पे, जल संरक्षण पे एक वो आर्टिकल पढ़ रहे हैं बच्चे। द टीचर नोटिसेस, टीचर नोटिस करती है सम लर्नर्स स्किपिंग ओवर वर्ड्स लाइक इवेपोरेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, कक्षा 5 का बच्चा है, 3 का बच्चा क्या कर रहा था? कंपाउंड वाले वर्ड्स को पढ़ ही नहीं पा रहा था। अब 5 का जो बच्चा है वो थोड़े और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, उनको नहीं पढ़ पा रहा है, जिनका उच्चारण थोड़ा सा कठिन है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं इवेपोरेशन, ऐसे नहीं, दरअसल सही जो इसका उच्चारण होगा वो होगा इवेपोरेशन। ठीक, और ये जो दिया गया है ये है एब्जॉर्प्शन। ठीक, ऐसे तो आप कहेंगे तो कहेंगे एब्जॉर्प्शन, ठीक नहीं, लेकिन सही उच्चारण है एब्जॉर्प्शन। अब एक 5th ग्रेड का बच्चा इस तरह से उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो जो कठिन कठिन शब्द, ऐसे शब्द जो पढ़ रहे हैं उनको वो स्किप कर रहा है, छोड़ रहा है। अब टीचर क्या करेगा? rather than ignoring them, she stops and leads a discussion। टीचर ने क्या किया? उनको इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया? उनको रोका कि रुको, हम आओ थोड़ी बातचीत कर लेते। तो उसने डिस्कशन स्टार्ट किया उन बच्चों के साथ। व्हाट स्मॉलर वर्ड डू यू सी इनसाइड द एवेपोरेशन। उसने पूछा कि इस पूरे शब्द में, जो एवेपोरेशन पूरा शब्द है, इस एवेपोरेशन में छोटा शब्द आपको क्या दिख रहा है? कैन वी से इट स्लोली टुगेदर, क्या हम इसे धीरे से कह सकते हैं? आगे देखिए, सी आल्सो एड्स दीज वर्ड्स टू अ क्लासरूम वर्ड बॉल। अब उसने क्या किया कि इन शब्द को उसे बार बार कहलवाना है, इसलिए क्लासरूम में जो वर्ड बॉल उसने बना रखी है, शब्दों की दीवार बना रखी है, उस पे उसने ऐसे शब्दों को इस्तेमाल कर दिया। कैसे शब्दों को? एवेपोरेशन जैसे थोड़े कठिन उच्चारण वाले शब्दों को, या फिर दूसरा कौन सा था? एब्जॉर्प्शन जैसे शब्दों को। इसको उसने ऐड कर दिया कहां पे? वर्ड बॉल पे। रिविजिटिंग देम ड्यूरिंग साइंस लेसन्स, और साइंस लेसन्स के दौरान उनको रिविजिट किया। इन ग्रेड 5 चिल्ड्रन मस्ट बिगिन अप्लाइंग वर्ड रिकॉग्निशन स्ट्रेटजीज टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्स्ट। अब यहां क्या हो गया है? कक्षा 5 तक आते आते बच्चा ऐसी वोकैब पे पहुंच जाता है जो वोकैब वर्ड सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है, एंड ऑथेंटिक मटेरियल्स इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज लर्निंग विद कंटेंट लर्निंग। अब कुछ दिया गया है, डू यू नो ओनली अबाउट 50% ऑफ इंग्लिश वर्ड्स आर स्पेल्ड एज द साउंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इंग्लिश, द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग, भैया 50% शब्द ही अंग्रेजी में ऐसे हैं जो वैसे ही बोले जाते हैं जैसे कि लिखे जाते हैं। अब समझिए, असली समस्या तो यहां है ना, एक कंफ्यूजन से भरी हुई भाषा है अंग्रेजी। यहां 50% शब्द ही ऐसे हैं जो वैसे ही लिखे जाएंगे जैसे बोले जाते हैं, या वैसे ही बोले जाएंगे जैसे लिखे जाते हैं। बाकी 50% ऐसे हैं जो बोले कुछ और जाते हैं और लिखे कुछ और जाते हैं। The remaining require letters to recognize pattern or recall words by sight। बचे हुए 50% में हम क्या करेंगे? क्या सारे रूल्स, नियम्स, कायदे तैयार करेंगे? नहीं। इंपॉर्टेंट थिंग इज हमें क्या करना है? हमें उनमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, वो पैटर्न फॉलो करना है, रिकॉल करना है वर्ड्स को साइट के आधार पर। देखा और बोल दिया। दिस मीन्स फोनिक्स अलोन इज नॉट इनफ। केवल फोनिक्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सपोजर चाहिए, रिपीटिशन चाहिए, एंड कॉन्टेक्स्ट आर जस्ट एज इंपॉर्टेंट, और कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल दीज एक्सरसाइजेज मस्ट बी accompanied with stories, poetries, play, painting and conversation। और इनके थ्रू हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब आइए चेक योर प्रोग्रेस 4.3।
4.3 की अपनी प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं। इधर एक स्टेटमेंट दिया गया है, इधर एक सब स्किल दी गई है। किस स्टेटमेंट से कौन सी सब स्किल जुड़ी हुई है? दिस चाइल्ड कैन क्लैप आउट द साउंड इन डॉग। ठीक, इसको कहेंगे कि उसको क्या है, फोनेमिक अवेयरनेस। दिस चाइल्ड कैन नेम द लेटर डी, इसका मतलब वो लेटर को पहचानता है। बिल्कुल दोनों सही है। दिस चाइल्ड नोज दैट डी मेक्स द डी साउंड, तो इसका मतलब है कि वो साउंड और सिंबल को एसोसिएट कर पा रहा है, जोड़ पा रहा है। दिस चाइल्ड रीड्स वाज विदाउट साउंडिंग आउट, इसका मतलब है कि वाज उसके लिए क्या है, एक साइट वर्ड है कि देखा और बोल दिया, उसमें उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है थिंक ऑफ ए लेटर रियल और इमेजिन्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स। ठीक है, ग्रेड 1 में क्या है, व्हाट आर दे लाइकली स्ट्रगलिंग विद इन वर्ड रिकॉग्निशन, व्हाट काइंड ऑफ टेक्स्ट माइट चैलेंज देम। इधर से ये आपके प्रश्न का मटेरियल नहीं है। अब ये समझिए, राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग व्हाट टेलर्ड सपोर्ट यू वुड ऑफर एट ईच ग्रेड लेवल। यहाँ पे थोड़ा लिखने वाला हो सकता है, आप इसको लिखने का प्रयास करिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आज की क्लास चूंकि काफी दिनों के बाद पहली क्लास है, और मैं आपको बता दूं कि कल से, चूंकि इस सप्ताह हम लोगों का ठीक ठाक नुकसान हो गया है, और वो नुकसान इसलिए हुआ है कि भाई मेरा थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहा, और इस सप्ताह कई एक ऐसे कार्य थे, उन कार्यों की वजह से प्रॉपर आपकी क्लास हो नहीं पाई, तो इसलिए भी नुकसान हो गया। तो हम कर क्या रहे थे, हम कर रहे थे 20-25 मिनट का वीडियो। कल से हम ये तैयार कर चुके हैं कि कल से हमारे वीडियोस की जो लेंथ रहेगी वो ठीक 2 गुनी होने वाली है। यानी हम एक दिन में कम से कम एक टॉपिक निपटाएंगे, और उस टॉपिक को निपटाने में हम अपना औसत टाइम लेके 50 मिनट चलेंगे। अब वो 40 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है। तो हम अप्रोक्सीमेट, जैसे कल का हमारा टॉपिक रहेगा की कॉन्सेप्ट इन वर्ड रिकॉग्निशन, वर्ड रिकॉग्निशन के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, तो इन 3 चीजों पे हम कल बात करने वाले हैं। फोनेमिक अवेयरनेस पे, लेटर रिकॉग्निशन पे, और साउंड सिंपल एसोसिएशन पे। ठीक, साउंड सिंबल एसोसिएशन पे। और इस वीडियो के थ्रू आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी है, आपको बताना है कि भाई ऐसा करिएगा, जो लोग इंग्लिश मीडियम के थ्रू अपना पूरा ब्रिज कोर्स इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं, तो उन लोगों का शायद स्टडी मटेरियल फर्स्ट सेकंड पेपर के लिए भी आ चुका है। और मुझे याद है, मुझे मिल नहीं रहा वो, मुझे याद है अपने ग्रुप में या किसी और ग्रुप में हमने ये देखा था कि किसी ने वो मटेरियल डाला था, मैं उस दिन उसको सेव नहीं कर पाया। तो अगर किसी के पास फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर इंग्लिश मीडियम का मटेरियल है, तो चूंकि मटेरियल हिंदी में जब आएगा तो वो भी वही होगा, सेम होगा, इक्वल। तो अगर आप मुझे वो पीडीएफ अवेलेबल करवा दें, तो मैं ये सोच रहा हूं कि इंग्लिश के साथ साथ हम अपना फर्स्ट पेपर भी शुरू कर दें। 1 आध घंटे की क्लास हम अपनी फर्स्ट पेपर की भी शुरू कर दें, ताकि हमें दोहरा लाभ होता रहे, हम 2 चीजें एक साथ पढ़ते रहें, और हमारा जो काम है थोड़ा और आसान हो जाए, जल्दी होने लग जाए। क्योंकि हमें पता है मई में हम में से बहुत सारे साथी जनगणना में लग जाएंगे, और फिर हमें प्रॉपर वक्त नहीं मिल पाएगा। तो जहां तक हो सके हम एक बार अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी निपटा लें, और जब हम सिलेबस को जल्दी से निपटा लेंगे तो रिवीजन के लिए हमें ठीक ठाक टाइम मिल जाएगा। अच्छा, आप लोगों का जो सपोर्ट है खूब है, ठीक है, लेकिन कभी कभी लगता है कि जब वीडियो पे बहुत कम व्यूज आते हैं, पता लगा 50-60 व्यूज आए, मैं इधर 1 घंटा चिल्लाया और उधर वीडियो देखा गया 2-2.5 घंटे, फिर बुरा लगता है। तो आप लोग शेयर वेयर कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, अपने दोस्तों को थोड़ा जोड़िए इससे, क्योंकि फ्री में एक तो आपको क्लास मिल रही है, पहली बात तो ये है। हाँ, दूसरा ये है कि इंग्लिश की क्लास मिल रही है। अभी जहाँ क्लासेस चल भी रही हैं इंग्लिश की क्लासेस, वहां भी प्रॉपरली नहीं चल रही हैं, और आपको यहाँ एक प्रॉपर क्लास मिल रही है। अब स्वास्थ्य को लेकर तो नहीं कहा जा सकता, स्वास्थ्य को लेकर के तो दिक्कत हुई है मुझे, लेकिन बाकी रेगुलर आपकी क्लासेस चल रही हैं। कभी छोटी क्लास हुई, बड़ी क्लास हुई, लेकिन क्लासेस चल रही हैं, और अपने आप क्लासेस चल रही हैं, बड़ी बात है, बहुत कुछ है। ठीक है, तो जुड़े रहिए जिज्ञासा के साथ, वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करिए भाई, वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, या जो और लोग हैं बीएड वाले उनके साथ शेयर कर दिया करिए। मिलेंगे कल फिर एक और टॉपिक के साथ, एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।